जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। कहते हैं भारत का हृदय, इसकी आत्मा गाँव में बसती है। लगभग हमारी 65% आबादी जो है वो आज भी गाँव में रहती है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी दुर्भाग्य की बात है कि गांव में रहने वाला एक बड़ा तबका अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। हर साल कई सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो माइग्रेट करके शहरों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आजीविका एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। बीते कई वर्षों में सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं ताकि जो गैप हमें नज़र आता है उसे फिल किया जा सके, और उसके साथ ही साथ झारखंड में कई ऐसी गैर सरकारी संस्थान भी हैं जो इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो झारखंड में पिछले 15 सालों से यहाँ के ग्रामीणों के साथ काम कर रहे हैं। जो ग्रामीण परिसर है वहाँ पर लोगों के बीच में आजीविका के नए नए अवसर पैदा किए जा सके, इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे प्रदान के चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर मानस सतपथी जी का। मानस जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इसमें भाग लेने का मौका देने के लिए। अगर हम झारखंड की बात करते हैं और ख़ासकर अगर हम ग्रामीण परिसर पर चर्चा करते हैं तो वाकई ये एक हमें समस्या देखने को मिलती है कि हम सब का प्रयास इसी तरफ है कि जो ग्रामीण हमारा परिसर है, जो गांव है हमारे देश के, वहाँ पर हम इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो सके। लेकिन अभी भी हमें यही चुनौती देखने को मिलती है कि एक बड़ा तबका है जो आज भी संघर्ष कर रहा है, जो आज भी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो भी उन तक पहुंच नहीं पाए हैं। हम प्रदान की जो भूमिका है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ ऐसी बड़ी चुनौती है जो अभी भी हमें सामना करना पड़ा है जिस कारण ये गैप देखने को मिलता है? तो पहले तो यही है जो आप बताए कि लाइवलीहुड्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, उसका एक्सपोजर नहीं है, लोगों को ट्रेनिंग नहीं है, और जो सरकारी सुविधाएं हैं बहुत हद तक जो गरीब इलाका है राज्य का, मेनली आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है, वहाँ एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी भी नहीं है और एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो अभी सरकार के काफ़ी अच्छे अच्छे योजनाएं आए हैं, तो उसको जानकारी पाना और उसको एक्सेस कर पाना एक बड़ा प्रॉब्लम है। और हेल्थ और एजुकेशन में भी तो पीछे हैं। अभी हम लोग पिछले साल ही एक सर्वे किए थे, तो हम पाए कि झारखंड का एक परिवार का एवरेज एनुअल इनकम 75,000 है, जो कि बहुत कम है यहाँ के गैर आदिवासियों से और बाकी देश के लोगों से। तो ये है स्थिति। तो कैसे उनको कैपेबिलिटी बढ़ाया जाए, जानकारी बढ़ाया जाए और कैसे एक्सेस कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तरह का लाइवलीहुड्स वो अपना पाएँ, ये है मुख्य मुद्दा यहाँ के लिए। जैसे आपने कहा कि रोज़गार की ही समस्या है, जिस वजह से यहाँ के जो लोग हैं, एक बड़ा तबका आज भी माइग्रेट कर रहा है दूसरे स्टेट्स में। अगर हम प्रदान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, उनका जो कुछ क्षेत्र में काम रहा है, उसमें मुख्य तौर से आप लोगों ने इस पर प्रयास दिया है कि यहाँ के जो लोग हैं हम उन तक मदद पहुँचाने के बजाय उन्हें इतना सशक्त बना दें कि वो खुद से अपने लिए ज़रिया जो है वो बना पाएँ, वो खुद से आगे बढ़ सकें। हम प्रदान के सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि क्या लक्ष्य रखकर इस सफ़र की शुरुआत हुई जाए। देखिए, हम लोगों का जो समझ है वो ये है कि गरीबी इसलिए है क्योंकि समाज में डिस्क्रिमिनेशन है। तो अगर आज देखेंगे आप, गरीबी किन में है? वही लोगों में है, चाहे कास्ट, क्लास, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो फेस किए हैं, उन्हीं लोग ज़्यादा गरीब हैं। तो मुख्य मुद्दा तो ये है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी से जाए। तो उसका जाने के लिए भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा जो डिस्क्रिमिनेटेड हैं, और उन्हीं को ही समझ आना पड़ेगा कि हम एक हैं, तो हमें ही आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा ताकि हमको समान दर्जा मिल पाए। तो इसलिए अगर प्रदान का उद्देश्य बोलेंगे तो प्रदान का उद्देश्य यही है कि एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बने जहां सबको समान मौका मिले आगे बढ़ने का। हमारा जो राज्य है मानस जी, एक कृषि प्रधान राज्य है, और लगभग जितने भी गांव में रहते हैं लोग वो किसी ना किसी तौर से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं। और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी प्रदान का बहुत बड़ा लेवल में काम रहा है। खासकर आपकी अगर हम सफ़र की बात करें तो लो बजट इरिगेशन मॉडल पर आपने काम किया है, उसके साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को लेकर आपने काम किया है। इसके बारे में बताएं कि किस तरीके से कार्य हुआ है और जो इम्पैक्ट रहा है इसका, थोड़ा उसके बारे में भी। सही बोले हैं कि प्रधान झारखंड में खेती का विकास का
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसका विकास होने पर ही लोग आगे बढ़ेंगे, फिर बच्चों को भी पढ़ाएंगे ताकि दूसरे लाइवलीहुड्स वो अपना पाएँ। तो ये तो ज़रूर सही है। तो हम लोग जब यहाँ आए थे, मेनली मैं जब आया था 1990 में झारखंड में, तो उस समय अगर आपको ज्ञात होगा तो भालको का इरिगेशन स्कीम, उस समय झारखंड बना नहीं था, भालको का इरिगेशन स्कीम्स बहुत पैमाने में किए गए थे, क्योंकि इरिगेशन एक मुख्य मुद्दा होगा ये जान के, लेकिन काफ़ी सारे स्कीम्स चल नहीं रहे थे। तो हम उसका अध्ययन किए थे कि क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो है, खेती का विकास करना है और इरिगेशन बहुत परसेंटेज यहाँ कम है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो पानी का योजना करना एक मुख्य मुद्दा है विकास के लिए, वो हम लोगों को समझ में आया। तो मैं उसका अध्ययन किया और पाया कि छोटे छोटे योजनाएं जो गांव वाले अपने से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े योजना में उनको बाहर के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, ऑपरेटर भी गवर्नमेंट का होता था, तो सब डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा था। तो हम देखें कि छोटे योजना अगर करें और इन्हीं को ही ट्रेनिंग दें तो वो छोटे योजना आराम से चला सकते हैं। तो हम लोग 5 से 8 HP डीजल, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी का प्रावधान तो जानते हैं बहुत प्रॉब्लम था, आज भी बहुत सुधरा है, उस समय तो बहुत दिक्कत था। तो डीजल पंप सेट के बेस्ट और प्लास्टिक पाइपलाइन जो बरीड माने गड्ढे में डाल के, क्योंकि धूप में रखने से वो खराब हो जाता है, तो वो छोटे छोटे योजनाएं हम लोग किए, जो गांव वालों को ट्रेनिंग दिए, वही इंस्टॉल किए, वही ऑपरेट किए, वही मैनेज किए। ये योजना काफ़ी अच्छा चला। और उस समय अगर आपको याद होगा BPDP, बिहार प्लेटू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक लॉन्च हुआ था, उसमें भी फोकस यही था कि सिंचाई का विकास कैसे राज्य में हो पाए। तो इस मॉडल को वो एक सक्सेस मान के अपनाए थे कि इसको ही बढ़ावा देना है ट्राइबल एरिया में। और ये यहाँ पे जब हम जोग्राफिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि भले ही राज्य एक है लेकिन थोड़े थोड़े क्षेत्र में आपको ज्योग्राफी में तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, समस्या भी आपको बदली नज़र आ जाती है। हो सकता है कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर पानी एक समस्या हो, लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पानी आपके लिए इशू नहीं है, लेकिन जानकारी का अभाव है, जिस कारण रिसोर्सेज होते हुए भी लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियोज़ में पहला तो क्या प्रधान ने इस प्रॉब्लम को समझते हुए किस तरीके से कार्य किया, और दूसरा कि इन जनरल भी अगर हम झारखंड को देखें तो ये जो समस्या है इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? तो पानी का समस्या तो सब जगह के लिए है, लेकिन साधन करने का उपाय में फर्क आ सकता है रीजन लेके, क्योंकि जहाँ नदी नहीं है, सब जगह नदी तो नहीं मिलेगा कि नदी से आप लिफ्ट करेंगे। तो वो हम लोग ध्यान दे के तरह तरह के, धीरे धीरे जब अनुभव बढ़ा तो तरह तरह के पानी का सुविधा करने का उपाय निकाले। जैसे फॉरेस्ट में जहाँ पेरिनियल स्ट्रीम्स थे, तो स्ट्रीम का पानी को वो लोग पहले भी अपने से नाला बना के लाते थे, लेकिन आधा पानी नष्ट हो जाता था। तो उसको हम लोग कैसे पाइपलाइन से लाने का वो एक योजना किए फॉरेस्ट एरिया के लिए, हिली एरिया के लिए। और नदी जहाँ था तो नदी से लिफ्ट किए, जहाँ नदी नहीं थे तो कुआं, लो लैंड कुआं से कैसे लिफ्ट हो सकता है वो किए। पूरे पहाड़ी इलाका में जहाँ ना नदी था ना अच्छा जगह था कुआं बनाने के लिए, वहाँ हम लोग सीरीज़ में तालाब बना के पानी का साधन का व्यवस्था किए। तो इस तरह जैसा एरिया था, सब जो पानी की ज़रूरत तो सब जगह के लिए था, खेती का विकास के लिए, तो तरह तरह के योजनाएं करके पानी का व्यवस्था हम लोग करने का कोशिश किए। उसके अलावा अगर लाइवलीहुड्स में देखें तो जैसे सांथाल परगना एरिया में टसर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी था, लेकिन उससे इनकम लोगों का घटते जा रहा था, क्योंकि साइंटिफिक रियरिंग सीखे नहीं थे और एक्सेस भी नहीं था डिजीज़ फ्री लेइंग्स के लिए। तो ये सब जो कंस्टेंट्स था उसको एड्रेस करके हम लोग टसर लाइवलीहुड्स को भी अच्छा से एस्टेब्लिश किए, और आज के दिन में करीब 40,000 परिवार उससे लाभान्वित हैं। उसी तरह खूंटी वॉज फेमस एक ज़माने में लाख के लिए, लेकिन उससे भी उनका आमदनी घटते जा रहा था। तो हम लोग लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ काम करके कैसे लाख एक स्टेबल लाइवलीहुड्स हो सकता है उसके लिए काम किए। तो अपार्ट फ्रॉम वाटर वी ऑल्सो फोकस्ड ऑन और क्या क्या हो सकता है उनके लाइवलीहुड्स के लिए डिफरेंट जगह में, उसके लिए भी फोकस किए हैं। यहाँ हम दर्शकों को बतलाना चाहेंगे कि जैसा इरिगेशन को लेकर बात हो रही थी, तो हाल ही में हमने खूंटी के एक विलेज को विज़िट किया था, गुफू, जिसमें प्रधान का काफ़ी एक्सटेंसिव कार्य रहा है, खासकर इरिगेशन की समस्या को सुलझाने के लिए। और एक वक्त जिस गांव में इरिगेशन की वजह से लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ अब
ऐसे आपको सिचुएशंस देखने को मिलते हैं कि पानी, जब हमने गांव वालों से बात भी किया तो उन्होंने कहा कि पानी अब हमारे लिए समस्या नहीं रही है। महीना कोई भी हो, साल के 12 महीने हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेती भी कर पाते हैं और अन्य प्रकार की भी जिसमें हमें पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम अब पूरी तरीके से सशक्त हो चुके हैं। यहाँ एक चीज़ और भी एक जो हमें बात समझ में आती है कि ये वो गांव है जहाँ पर मदद पहुँची, लेकिन हमारे साथ जब हम गाँव में विज़िट करते हैं तो एक समस्या ये भी है कि रिसोर्सेज हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास, है ना कहीं हम योजनाएं लेकर, अगर हम सरकार की भी योजनाओं की बात करें तो बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिन्हें इतने अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि अगर लोगों तक वो पहुंच जाएं तो ये जो हम बात कर रहे हैं लाइवलीहुड की जो समस्या है या फिर किस तरीके से अपने लिए अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए, ये जो समस्या है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। हमारे साथ हमेशा कम्युनिकेशन इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन जाती है? एक तो बात है कि गांव के लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा जानकारी, और ज़्यादा लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। जनरली अगर आप देखेंगे कि ब्लॉक के आसपास के गांव में ही ज़्यादा लोग पहुंच पाते हैं, उससे बियॉन्ड आप एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम बोलें, रोड प्रॉब्लम बोलें, जो भी बोलें, लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो लेकिन पहुंचने से हमारा अनुभव जो है, उनका रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहता है, वो भी सीख पाते हैं और वो भी उतना एफिशिएंटली सब कुछ कर पाते हैं। तो मेन है उन तक जानकारी पहुंचाना और उनको इनिशियली थोड़ा मदद करना कि वो एक्सेस कर पाएँ ये सुविधाएं। जैसे अभी आज के दिन में हम लोग तो झारखंड में महिला मंडल स्टार्ट किए थे शायद 1994 में, और अभी वो एक मेजर प्रोग्राम बन गया है सरकार का NRLM में। तो जो महिलाओं का समिति सब जगह बने हैं, उन्हीं को ही हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं उस गांव का विकास के लिए। तो उनको जब ये जानकारी दिया गया है कि पानी का व्यवस्था कैसे हो सकता है, थोड़ा एक्सपोजर दिया गया है, हर गांव में वो सक्षम है आज के दिन में अपना पानी का व्यवस्था का प्लान बनाने के लिए, और उसको हम लोग विलेज डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। तो अधिकांश गांव में जहां हम लोग काम करते हैं वो विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं और सरकारी योजनाओं का, मेनली MGNREGA का जानकारी पाकर अपना ही प्लान ग्राम सभा में लेकर प्रेजेंट करके और उसको अप्रूव करा के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये काफ़ी गांव में हुआ है। बल्कि अगर हम लोग बात करें, MGNREGA में एक नया शुरू हुआ था क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम, तो उस समय हम लोग तो किए ही, और भी जो NGOs थे, करीब 27 NGOs को इन्वॉल्व करके झारखंड में हम लोग वो क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम प्रोग्राम किए थे, जिससे एग्जैक्ट गांव का नंबर नहीं बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी पॉवर्टी एरिया में स्टेट का ऐसे प्लान बनाए थे और सारे प्लान्स वो MGNREGA से इम्प्लीमेंट किए थे। तो काफ़ी इस सब गांव में पानी का सुविधा हो पाया था और खेती का सुविधा भी उससे। बिल्कुल, और ये चीज़ हमने भी हमें रिसर्च के वक्त पता चली कि महिलाओं के साथ आप लोगों ने ये जो एक प्रदान का कार्य रहा था कि उन्हें किस तरीके से जोड़ा जा सके। और झारखंड में हमने ये चीज़ देखा है कि महिलाएं कहीं ना कहीं ड्राइविंग फोर्स होती हैं अगर आप विलेजेस में जाएं, और अगर ये वो पॉपुलेशन है जो एक्चुअली में चेंज को लेके उत्सुक है। अगर आप इनके सामने एक सुझाव रखेंगे या प्रस्ताव रखेंगे और उस चीज़ को वो सही से समझ पाती हैं, तो काफ़ी कमाल का काम किया है महिलाओं ने झारखंड के गांव में। यहाँ पर एक और जिस चीज़ पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि अगर हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे मेजर प्रोग्राम्स रहे हैं जिसको लॉन्च किया गया है प्रदान द्वारा, या फिर और आप लोगों ने उसका एक बेटर रिजल्ट भी देखा है? तो जैसे कि मैं बताया CFT, एक्चुअली MGNREGA एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है यहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, मेनली पानी का सुविधा और अन्य अनेक सुविधा। क्योंकि जब MGNREGA लॉन्च हुआ था 2005 में, हम लोग तुरंत इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखे कि ये खाली एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नहीं है, ये एसेट क्रिएशन के लिए यूज होना चाहिए, ताकि ये अनस्किल्ड लेबर के ऊपर डिपेंडेंस उनका घटे। क्योंकि ये तो एक डिजायर्ड एक्टिविटी नहीं है, दिक्कत है तो करेंगे लोग, लेकिन उससे ऐसा एसेट क्रिएट हो ताकि उनका लाइवलीहुड्स उससे बढ़े, लेकिन वो अनस्किल्ड लेबर के लिए उनको ज़रूरत ना पड़े। तो तुरंत हम लोग एक अपना जो अनुभव था झारखंड में पानी का सुविधा करने का, तो उसको एक उसके ऊपर एक मैनुअल बना के हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए और वो काफ़ी अप्रिशिएट किए और हमें मौका मिला MGNREGA में उसको आगे बढ़ाने का। उसके बाद जैसे ही CFT आया, हम लोग और NGO को उसके साथ जोड़ के पूरे राज्य में उस काम को करने के लिए कोशिश किए, और ये उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नज़र में भी आया। वो शायद 30-35 राज्यों के MGNREGA कमिश्नर्स को लाए थे एक्सपोजर में यहाँ दिखाने के लिए कि देखिए कैसे MGNREGA से लोगों का ज़िंदगी बदल सकता है।
और अभी भी उसको हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो एक मुख्य योजना हुआ। उसके बाद उस समय जब शुरुआत में ये MGNREGA से बागवानी करना इतना आसान नहीं था, तो हम लोग राज्य के साथ मिलकर, राज्य सरकार भी काफ़ी सपोर्ट किए। दीदीवाड़ी योजना आप जानते होंगे अगर, तो इसको कंसीव किए और वो करीब कितना 40,000 50,000 या उससे ज़्यादा, अभी सब NGO का मिलाएंगे तो 1.5-2 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं राज्य में, दीदीवाड़ी योजना। उसके बाद आपका जो ये आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, तो ये सब भी उसको हम लोग अच्छा से सब NGOs मिलकर, अभी एक नेटवर्क हो गया है। हाँ। तो हम लोग अकेले नहीं हैं, तो हम लोग और NGOs के साथ मिलकर ये जो भी सरकारी प्रोग्राम आता है बहुत अच्छा से कंसीव्ड है, जैसे आप बताएं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो उसको कैसे सही से पहुंचे और सही से उनको लाभ मिले, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और एक के बाद एक प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी जैसे अगर रिसेंट आप पूछेंगे तो SDG का जो LSDG बोला जाता है, लोकलाइजेशन ऑफ SDGs थ्रू प्रिपरेशन ऑफ GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो इसमें भी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी और यहाँ राज्य के साथ भी मिलकर ये जिम्मा लिए हैं कि कैसे हम लोगों को ट्रेन कर पाएँ ताकि हर गांव का जो GPDP बनेगा वो लोगों का ज़रूरतों को लेकर बने। और पानी का सुविधा तो एक पहला ज़रूरत सब जगह है ही, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ भी जो भी काउ शेड, गोट शेड, जो लैंडलेस लोग हैं उनका भी एसेट्स हो पाए। तो ये हम लोग अभी लगे हुए हैं कि ये GPDP अच्छा से बने और उसका कार्यान्वयन भी अच्छा से कन्वर्जेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम से हो। तो ये अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी FRA के अंतर्गत लोगों को कैसे ज़मीन मिल पाए उसके लिए भी काम किए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है कि IFR CFR दोनों लोगों को मिल पाए हैं। अभी वो ज़मीन का विकास के लिए भी प्लान बन रहा है और उसको भी कैसे कार्यान्वयन होगा उसमें भी काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि एक तो बिल्कुल आपने सही कहा, जो बिरसा हरित विकास योजना भी है उसके साथ एक ये भी फ़ायदा हुआ है कि आजीविका के स्रोत बढ़े हैं। शुरुआत में आपने कहा कि इस तरीके से तसर जो है सिल्क, उसके साथ भी आपने कोशिश की है कि लोगों को हम इस तरीके से सशक्त करें कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो। लेकिन यहाँ पर एक और जो हमें समस्या देखने को मिलती है कि मार्केट तक उनका जो रीच हो गया, ठीक है, कि उन्होंने अपने से स्टार्ट किया, वो एक ग्रुप बनाया, महिलाओं का बनाया, फिर उनका एक कम्युनिटी डेवलप हुआ और आपने उस प्रोडक्ट को रेडी तो कर दिया, लेकिन किस तरीके से मार्केट में रीच फैलाई जाए और इस तरीके से फैलाई जाए कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका उन्हें उस हिसाब से कॉस्ट मिले जितना एफर्ट्स किया है। क्या इसमें भी आपका कार्य रहा है? हाँ, तो ये हम लोग को भी बहुत जल्दी समझ में आया कि खाली प्रोडक्शन बढ़ाने से तो नहीं होगा, उनका प्रोड्यूस का सही प्राइस कैसे मिल पाए उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। तो हम लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए। एक्चुअली हम लोग पहला शुरू किए थे पोल्ट्री से, पोल्ट्री कोऑपरेटिव महिलाओं का। ये सारे जितना भी हम लोग इंस्टीट्यूशंस किए हैं सब महिलाओं का है और हमसे पहले शायद महिलाओं का बन सकता है ऐसा सोचा भी नहीं जा रहा था। तो पोल्ट्री का बनाए थे, अभी एग्रीकल्चर को लेके बनाए हैं, करीब शायद 25 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं। और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस लोगों का कैपेबिलिटी बढ़ाने के अलावा मार्केटिंग में बहुत मदद करते हैं। और अभी ये जानकर आपको खुशी होगी कि ये लोग सारे अभी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, मतलब बिना केमिकल्स का प्रयोग करके कैसे खेती कर सकते हैं और वो भी लाभदायक खेती, इसमें लगे हुए हैं। और इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आया है झारखंड में। और झारखंड में अभी ये जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का विकास के लिए ये सारे कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स नहीं, प्रोड्यूसर्स कंपनी जो हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। और इसको अभी आगे ले जाना है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इससे तो पानी का प्रॉब्लम और बढ़ गया है। तो जितना पानी है उसको सदुपयोग भी करना है, कम पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो ये आइडिया में भी काम करना है। तो ये सारे चीज़ें ये FPOs ध्यान दे रहे हैं और लोगों को अच्छा कैसे आमदनी हो पाए उनके प्रोड्यूस से, वो कोशिश कर रहे हैं। ये जो इतना बड़ा लक्ष्य लेकर जब भी हम फील्ड पर उतरते हैं कि किस तरीके से विलेज, और मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग होता है जब हम विलेज पर काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस भी रहता है स्टार्टिंग में। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब आप लोगों ने शुरुआत की इस काम की? क्या विलेजर्स की तरफ से भी रेजिस्टेंस था, या फिर उस एरिया में जब आपने अलग अलग क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो चुनौती क्या रही आप लोगों के लिए? लोगों से तो हुआ, क्योंकि वो लोग तो हम लोगों को वैसे ही देखे जैसे लोग वो पहले देखे थे। कोई भी बाहर वाले अगर गांव जाते थे तो उनका कुछ अपना ही स्वार्थ होता था। तो ये वो सब चैलेंजेस तो हम लोग फेस किए हैं कि क्योंकि हम लोगों को भी वैसे ही वो देखे। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग उनको एक्सपोजर में ले गए थे जहाँ भी कुछ हुआ था।
तो उससे कुछ हुआ भरोसा। और पहला काम हम लोग शुरू किए कुछ काम करने से पहले सिंचाई पर ही फोकस किए थे, क्योंकि पानी का ज़रूरत उनको था। तो सिंचाई का जब तुरंत रिजल्ट मिलता है, जैसे ही सिंचाई हो पाया, तो सरकार का मदद भी काफ़ी मिला। उस समय के काफ़ी कलेक्टर्स हम लोगों को मदद किए ये सिंचाई प्रोग्राम को करने के लिए। उस समय एक मिलियन वेल स्कीम योजना था, और जब उसके बाद मैं बताया कि बीपीडीपी में भी उसको एक्सपांड करने का कोशिश किया, तो तुरंत हम लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी मिला बहुत सारा जगह में पहुंचने के लिए। तो ये जो सिंचाई का काम पहले किए, इससे हम लोगों का एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ा। तो उसके बाद तुरंत हम लोग समझ गए कि महिलाओं के साथ काम करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग उसके बाद हमारा ये स्ट्रैटेजी बन गया कि कोई भी गांव में हम विकास का काम करें, पहला काम होगा महिलाओं को इकट्ठा करना और उनके द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रयास करना। और वो भी बहुत सक्सेसफुली हम लोग कर पाए। नाबार्ड के साथ मिलकर सारे बैंकर्स का ओरिएंटेशन वर्कशॉप किए, ताकि ये महिलाओं को लोन मिल पाए अपना अच्छा सेविंग्स होने के बाद। तो ये एक एक्टिविटी बहुत अच्छा से स्टेबलाइज हुआ, क्योंकि ये ज़रूरी है कोई भी लाइवलीहुड एक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट हो, क्योंकि इनफॉर्मल क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, वो लेके कोई लाइवलीहुड एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल है। तो ये दो चीज़ हम लोग पहले किए। तो उसके बाद ये महिलाओं का समिति को ही एक प्लेटफॉर्म बनाए ग्रामीण विकास के लिए, जो कि बहुत अच्छा रहा। तो उसके बाद जो अगर और क्या चैलेंजेस फेस किए, तो एक तो जो लोगों का साथ हुआ तो हम लोग तुरंत ओवरकम कर पाए, लेकिन वो एक बार अच्छा होने के बाद वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है उस एरिया में, और गाँव में इतना रेजिस्टेंस फिर नहीं हुआ। तो बाकी जो हुआ, सरकार को कन्विंस करना कि सरकार कुछ तरीके से सारे प्रोग्राम्स कर रहे थे, हम लोग उसको चाहे कि कम्युनिटी का उसमें भागीदारी बढ़े, और कम्युनिटी जो प्लान कर रहे हैं उसको करें, ना कि कुछ प्लान करके बाहर से ले जाएं। ये चेंज लाने में भी काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन के बाद गांव में, और बहुत अच्छे कलेक्टर्स के साथ वो जो एक्सपोजर देखे, और भी ऑफिसर्स का एक्सपोजर ट्रिप ऑर्गेनाइज किए वो सब गाँव में, तो ये सब करके हम लोग उसको आज ओवरकम कर पाएँ। और आज के दिन में ऐसा स्थिति है कि 3 डिपार्टमेंट में हमारे कलीग्स ही बैठे हैं क्लोजली डिपार्टमेंट के साथ काम करने के लिए, ताकि कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट हो पाए। मानस जी, आप डेवलपमेंट सेक्टर में लगभग 30 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस रहा है। हम थोड़ा सा अटेंशन आपकी तरफ लाएंगे, और क्या कुछ आपके लिए मोटिवेशन रहा है ना, क्योंकि हम समस्या देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना है, ये भी हर किसी हम माइंड मेकअप नहीं कर पाते हैं। तो आपने क्या कुछ आपके लिए मोटिवेशन रहा कि मुझे झारखंड में काम करना है और इन सारे इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है? तो पहला मोटिवेशन तो यही आया कि जब रिजल्ट्स देखा फील्ड में कि हम कुछ किए, हमारे जो भी शिक्षा प्राप्त किए हैं उसको व्यवहार करके हम कुछ किए, और उससे मेनली नीडी लोगों का, और सबका नहीं, नीडी लोगों को इतना फ़ायदा हुआ कि मतलब जो इरिगेशन सब किए थे शुरुआत में, तुरंत दिखा था 1-2 साल में ही कि बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने लगे। ये बहुत बड़ा था मेरे लिए, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि इरिगेशन का जो फ़ायदा हुआ, सबसे ज़्यादा अगर उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है बच्चों के एजुकेशन पर, उसके बाद घर में कुछ असेट या घर को सुधारना, ये सब में। तो ये एक बहुत लगा कि एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए, लेकिन हम नहीं भी किए, इसके ऊपर कुछ असर हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और दूसरा चीज़ कि महिलाओं के साथ जब काम किए, तो हम देखें, सुने हैं गांव में बोलने, गांव वाले बोले कि महिलाओं में भी इतना क्षमता है, हम लोग नहीं जानते थे। तो अभी मिल के जब काम कर रहे हैं, गांव का अच्छा विकास हो पा रहा है। तो ये सब जो विकास का कार्य देखे, और महिलाएं जो अभी लीडरशिप ले रहे हैं, तो ये सब काफ़ी मोटिवेट करता है। और महिलाएं अच्छा से इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ये जो SHG, VO, जितने भी इंस्टीट्यूशन, इवन FPO, बहुत अच्छा से उसका नेतृत्व करके आगे चला रहे हैं, बैंक के साथ डील करके लोन मोबिलाइज कर रहे हैं। तो जो उनका कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, वो उतना ही कैपेबल है जितना हम लोग हैं। अपॉर्चुनिटी की सिर्फ कमी है, जो देने से वो कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने अनुभव से हम लोग देखें तो वो बहुत मोटिवेट किया है कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, और सब जगह ऐसा काम होना चाहिए। बिल्कुल। और आपके ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ सिस्टम भी रहा है कि किस तरीके से जो एजुकेटेड हमारे पास पॉपुलेशन है, वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं विलेज में डेवलपमेंट लाने के लिए। लेकिन डेवलपमेंट के साथ एक ट्रिकी चीज़ मानस जी होती है ना, कि हर डेकेड में चैलेंजेस बदलती रहती हैं,
शायद आज जो हमारे पास इशू हैं वो 5 साल बाद कुछ और इशू हमारे साथ खड़ी हो जाए। क्या फ्यूचर को लेकर भी आप लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम से जो रेडी कर रहे हैं, या फिर कुछ और लक्ष्य है, कुछ और क्षेत्र जिस पर आपका काम करने का विचार है? तो जैसे कि आप बोले चैलेंजेस बदलेगा, ये तो बात सही है। जैसे क्लाइमेट चेंज अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप खेती तो सिखा दिया, अब रेनफॉल इतना एराटिक हो गया कि खेती करना रेन के भरोसे में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात सही है। तो इसीलिए डेवलपमेंट का अप्रोच ये होना चाहिए। जनरली ये समझा जाता है कि डेवलपमेंट मतलब लोगों को कुछ दे दो, एसेट दे दो, ये ट्रेनिंग दे दो, बट वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मेन जो अगर बोला जाए तो उनका क्षमता बढ़ाना, ताकि वो कोई भी समस्या का समाधान वो खुद कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो तरीका है डेवलपमेंट का कि पहले योजनाएं बाहर डिसाइड होता था और लोगों को दिया जाता था, आज का जो आइडिया है जीपीडीपी बनाने का कि लोग सोचें कि उनके लिए क्या चाहिए, उनसे बेटर उनका समस्या के बारे में कोई बाहर वाला तो समझ नहीं पाएंगे, समस्या के बारे में भी और प्रायोरिटीज़ के बारे में भी। तो इसीलिए ये जो अभी नया योजना शुरू हुआ है कि गांव वालों को ही प्लान बनाने दें और उसी प्लान को गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के कन्वर्जन से हम लोग किए। ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया है और इसको हम लोग भी आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो डेवलपमेंट हमें मतलब हमारे लिए यही है कि कैपेबिलिटी बढ़ाना, लोगों को इतना कैपेबल करना ताकि वो अपना समस्या को खुद सुलझा पाएँ, अपना जो राइट्स है, एंटाइटलमेंट्स है, वो उसको एक्सेस कर पाएँ और उसको व्यवहार करते हुए अपना समस्या का समाधान कर पाएँ। तो ये तो हमारा फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी रहेगा ही कि इसको कैसे आगे हो पाए। और दूसरा हमारा ये रहेगा कि जितना भी हम कर लें, एनजीओ शायद सब गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम अगर हम समाधान कर पा रहे हैं तो हम लोग उसको सबके लिए समाधान करना चाहिए जो भी उस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है। तो ये कुछ गांव में करके ये कुछ उसका ये कोई सही तरीका नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जो भी चीज़ों में हम लोगों का कुछ अनुभव हुआ है, उस अनुभव को कैसे सारे एक्टर्स के साथ बांट सकते हैं और सरकार के साथ मिलकर सारे एरिया में, कम से कम झारखंड जैसे राज्यों में पहुंच पाए, वो हम लोग अभी आगे के लिए सोच रहे हैं। उसके लिए एनजीओज नेटवर्क बनाए हैं, सरकार के साथ रेगुलर इंटरेक्शन कर रहा है। कोई भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, तुरंत उसमें हम लोग इन्वॉल्व होके, अगर वो बहुत रिलेवेंट है गरीबों के लिए, तो तुरंत उसका एक ढांचा बना रहे हैं कि वो कैसे सब जगह पहुंच पाएगा, और सबके साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि वो सब जगह पहुंचे। और एक मेन एम ये रहा है कि जो स्टेट लेवल में एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी हो और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बिल्कुल, कि जो हम ला भी रहे हैं प्लान ऑफ एक्शन, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड रहने के बजाय हर किसी को टच कर पाए। मानस जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, प्रदान की जर्नी को आपने साझा किया और उसके साथ ही क्या कुछ बीते वर्षों में कार्य रहा है उसके बारे में जानकारी दी, और बहुत बेहतरीन कार्य रहा है। और ख़ासकर यहाँ के जो ग्रामीण परिसर हैं उसमें काफ़ी बदलाव आया है इस सफ़र से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सफ़र है इसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, थैंक यू।